हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। आज मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 3 से जो आपका सब्जेक्ट है कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस इन अर्ली मॉडर्न यूरोप फर्स्ट, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स इंग्लिश मीडियम में करवाने जा रहा हूं। और अगर आप इनको करके जाते हो तो मोस्टली आपके एग्जाम में भाई यही आपको देखने को मिलेगा और आप 100% बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। और फ्री पीडीएफ नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, आपको कुछ पूछना है, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। यूजर नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप एकलव्य स्नातक 1 जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको टाइम टू टाइम जो है पीडीएफ्स मिलते रहेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो है, या पहला क्वेश्चन है, क्रिटिकली इवेल्युएट the major socio-cultural and economic factors that led to the emergence of Renaissance in Italy। इटली के अंदर जो रेनेसा हुआ उसके पीछे के मेजर सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन कौन से थे वो आपसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन बहुत बारी रिपीट हुआ है, आता है। तो देखो, इटली की बात हो रही है तो इटली में रेनेसा किस तरीके से आया, और इसको आप रीबर्थ भी मान सकते हो कि वो जो लोग थे ना, एकदम डार्क एज से एकदम खोए हुए थे, कोई एजुकेशन नहीं, कोई नॉलेज नहीं, मतलब सिर्फ अंधविश्वास, ठीक है, बहुत सुपरस्टिशियस हो गए थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब ये इटली के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा रिवाइव हुए, एक तरीके से उनकी नॉलेज वापस से रिवाइव हुई। यही एक पीरियड था जहां इटली के अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीजें होने लगी, बहुत सारे थिंकर्स आए इटली में। ये सब कैसे हो पाया वो आज का हमारा जो है मेन टॉपिक रहने वाला है। तो देखिए, रेनेसा विच मींस रीबर्थ, रेनेसा का मतलब होता है रीबर्थ इन फ्रेंच, ठीक है, वॉज अ पीरियड ऑफ सिग्निफिकेंट कल्चरल, आर्टिस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल रिवाइवल। यूरोप के अंदर क्या था, एक पीरियड ऐसा आया 14th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी के बीच का, जिसमें हुआ क्या कि इनका कल्चरल, आर्टिस्टिक और इंटेलेक्चुअल रिवाइवल देखने को हमें यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा जो पीरियड था इसी को हम रेनेसा पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो ये स्टार्ट हुआ था आपका 14th सेंचुरी से लेके और 17th सेंचुरी के बीच के टाइम पीरियड को बेसिकली हम रेनेसा का पीरियड मानते हैं। आगे बढ़ें तो है, दिस मूवमेंट मार्क्ड द ट्रांजिशन फ्रॉम द मिडल एजिस। ये एक ट्रांजिशन पीरियड था जहां पे पहले यूरोप जो है मिडल एजिस से अब मॉडर्न थोड़ा हो रहा था। मिडल एजिस से क्या था, जो चर्च था वो ज्यादा कंट्रोल करता था पूरी सोसाइटी को, ठीक है। सो टू अ न्यू एरा ऑफ क्यूरियोसिटी, अब एक नया एरा स्टार्ट होने वाला था जहां पे लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी थी चीजों को जानने की, और इसके अलावा क्रिएटिविटी आई लोगों में, और एक्सप्लोरेशन, लोगों ने एक्सप्लोर करना, एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट किया। तो people began to rediscover the achievements of ancient ग्रीस एंड रोम। हुआ क्या, लोगों ने जो एंशियंट टाइम में जो ग्रीस था और जो रोम था उनके जो थिंकर्स थे उनको पढ़ना, उनकी अचीवमेंट्स को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, जिनसे इन्होंने इंस्पिरेशन ली और न्यू आइडियाज आए आर्ट के, साइंस के, लिटरेचर और फिलॉसफी के। ये कहाँ से इंस्पायर्ड थे, जो एंशियंट ग्रीस की नॉलेज थी, जो एंशियंट रोमन जो लोग थे उनकी नॉलेज थी, वहां से ये लोग इंस्पायर्ड थे। जियोग्राफिकल लोकेशन एंड ट्रेड नेटवर्क्स, अब इटली की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो बहुत सेंट्रल है। अगर आप देखोगे तो मेडिटेरेनियन के आसपास ही इटली का जो है वो मतलब एक जियोग्राफिकल लोकेशन जो है वो पड़ती है, जो कि इटली को एक मेजर ट्रेडिंग हब बनाता है बिटवीन यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका, ठीक है। तीनों जगहों से अगर आप आओगे तो इटली आपको पड़ेगा ही पड़ेगा बीच में। और इटालियन कुछ पोर्ट थे, सी पोर्ट, जिनका नाम है वेनिस एंड जेनेवा, ये बहुत ज़्यादा वेल्दी हो गए थे क्योंकि ट्रेड रूट्स यही कंट्रोल कर रहे थे और मोस्टली जो गुड्स आते थे वो यहीं पे ही आते थे, तो इनको बहुत पैसा मिल रहा था। मतलब ये जो थे पोर्ट बहुत ज़्यादा वेल्दी थे। अब ये देखो इटली की लोकेशन, ये मेडिटेरेनियन सी है और यहाँ से अफ्रीका, यूरोप और एशिया तीनों के सेंटर में पड़ रहा है। तो इटली की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत अच्छी थी ट्रेड के नज़रिए से, अगर आप इसको देख रहे हो तो, ठीक है। फिर है यहाँ पे, the wealth generated from trade allowed cities to become prosperous, creating a rich merchant class। हुआ क्या, जितना पैसा इस ट्रेड से बना उससे वहाँ के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा अमीर हुए, जिससे एक नया क्लास राइज होता है जो कि था मर्चेंट क्लास, ठीक है। सो दिस वेल्थी क्लास ऑफ मर्चेंट्स एंड बैंकर्स, ये जो एक नया क्लास, सोशल क्लास डेवलप हुआ, कुड नाउ स्पॉन्सर आर्टिस्ट,
आर्किटेक्ट एंड स्कॉलर्स। अब ये लोग जो थे, जो मर्चेंट, जो पैसे वाले लोग थे, ये लोग अब स्पॉन्सर कर सकते थे आर्टिस्ट लोगों को, जिनके पास पैसा नहीं था अपने आर्ट को आगे ले जाने का, तो इन लोगों ने उनको सपोर्ट किया। तो एक तरीके से इन्होंने कल्चर और एजुकेशन को पूरा सपोर्ट किया, ठीक है, इन ये मर्चेंट क्लास ने। राइज ऑफ वेल्दी सिटी स्टेट्स एंड पॉलिटिकल कंपटीशन। हुआ क्या, आप अगर देखोगे, इटली वॉज डिवाइडेड इनटू इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स। इटली के बारे में अगर आप पढ़ोगे ना, तो इटली एक पूरा सेंट्रलाइज्ड पूरा एक एम्पायर नहीं था कभी भी, पहले ही सिटी स्टेट्स में डिवाइडेड था। और वो जैसे फ्लोरेंस हो गया, वेनिस हो गया, मिलान हो गया, रोम हो गया, हर किसी का अपना एक रूलर था। ये आपस में कंपटीशन करते रहते थे, हर किसी की अपनी गवर्नमेंट थी, तो आस पड़ोस के नेबर्स में कंपटीशन चलता था इटली के सिटी स्टेट्स में कि कौन ज़्यादा डेवलपमेंट करेगा। तो ये भी एक कंपटीशन का एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ। सो ये जो राइवलरी थी, इससे क्या है, हर सिटी स्टेट इन्वेस्ट करना चाहता था अपने वहाँ के कल्चर में, आर्ट में और पब्लिक वर्क्स में, जिससे कि वो और पावरफुल हो जाएं। तो ऐसे में फ्लोरेंस का नाम बहुत ज़्यादा आता है, बिकॉज फ्लोरेंस इन पर्टिकुलर बिकेम अ सेंटर फॉर आर्ट एंड लर्निंग ड्यू टू द सपोर्ट ऑफ वेल्दी पैट्रन्स। ज़्यादातर अमीर लोग फ्लोरेंस में थे, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया जो लोग थे, जो मतलब आर्ट के फील्ड में थे, ठीक है, जो लोग स्कॉलर्स थे, फ्लोरेंस में बहुत सपोर्ट मिला इन लोगों को, तो आप ये मान के चलो। फिर है रीडिस्कवरी ऑफ क्लासिकल नॉलेज। अब इन लोगों ने क्या करा कि जो क्लासिकल टेक्स्ट होते थे बहुत पहले के ज़माने के, वो चर्च के लोगों ने छुपा रखे थे आम जनता से, कॉमनर से, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लोग उसको पढ़ें, क्योंकि उसमें बहुत नॉलेज थी। हुआ क्या, जब मतलब एक टाइम आया विद द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटाइनोपल इन 1453। कॉन्स्टेंटाइनोपल नाम से जो एक कैपिटल थी, जब वो एक तरीके से उसका फॉल हुआ, तो उसके बाद बहुत सारे ग्रीक स्कॉलर्स जो हैं वो इटली में आ गए थे, ठीक है, वहाँ से, तो वो मतलब भाग के इटली में आ गए। अब इतने ग्रीक स्कॉलर्स इटली आएंगे तो वो अपने साथ ग्रीक नॉलेज भी लाएंगे जो उन्होंने सीखी होगी, तो उन्होंने अपने साथ वो पुरानी पुरानी मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी लाए थे। देखो ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती हैं, तो जब वो सारे स्कॉलर्स आए तो अपने साथ वो बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह भी लेके आए, जिसमें बहुत नॉलेज थी, फिलॉसफी की नॉलेज हो, साइंस की नॉलेज हो, लिटरेचर की नॉलेज हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्लासिकल नॉलेज इटली तक पहुंची। इटालियंस ईगरली एम्ब्रेस दीज टेक्स्ट। जो इटालियन लोग थे उन्होंने इन टेक्स्ट को एम्ब्रेस किया, इनको अप्रिशिएट किया, विच इंस्पायर्ड अ न्यू अप्रिसिएशन फॉर द अचीवमेंट्स ऑफ क्लासिकल सिविलाइजेशन। जो ये पुरानी सिविलाइजेशन थी उसको, उनकी अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट किया गया इटली में। सो दिस रिवाइवल ऑफ क्लासिकल नॉलेज, ये एक रिवाइवल ही तो है ना, कि क्लासिकल नॉलेज को फिर से अप्रिशिएट किया जा रहा है। इससे क्या है, क्रिएटेड अ फाउंडेशन फॉर रेनेसा ह्यूमनिज्म। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है ह्यूमनिज्म, ठीक है। ये क्या है, एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था जहां लोगों ने अपने क्लासिकल टेक्स्ट को पढ़ के अपने आज की नई नॉलेज को डेवलप किया, उससे इंस्पायर होके। तो अब क्या है कि हिस्ट्री, लिटरेचर, एथिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाने लगे। पहले क्या है, रिलीजियस टीचिंग ज़्यादा होती थी यूरोप में, बस बाइबल पढ़ाई जाती थी, चर्च के बारे में पढ़ाया जाता था। लेकिन अब एक टाइम ऐसा आएगा जो मैं आगे आपको बताऊंगा जब हम ह्यूमनिज्म का टॉपिक पढ़ेंगे। ह्यूमनिज्म बेसिकली क्या है, एक नया तरीका है सोचने का। ह्यूमनिज्म वॉज अ की इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। ये भी एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था रेनेसा पीरियड में ही। हुआ क्या, ऐसे में ये एक जो लोग थे ना, जो ह्यूमनिस्ट लोग होते थे, वो कहते थे हम ह्यूमन, हमें किसी चर्च की जरूरत नहीं है, हमारी जो अचीवमेंट्स हैं उस चीज़ को वो ये लोग बहुत एनकरेज करते थे कि आप फोकस करो, आप खुद बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आपको किसी और बंदे की जरूरत नहीं है, और आप रिलीजियस मैटर्स में ही उलझे मत रहो यार, बहुत कुछ और भी, दुनिया बहुत बड़ी है, और जगह भी फोकस करो। सो ह्यूमैनिस्ट लोगों ने प्रमोट किया द स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटीज। इन्होंने अपना एक जो है फील्ड ऑफ स्टडी बनाई ह्यूमैनिटीज, जहाँ पे पोइट्री, हिस्ट्री, फिलॉसफी, ये सब पढ़ाया जाने लगा। और बोला गया कि भाई लोगों को पता होना चाहिए अपने कल्चर के बारे में, अपनी हिस्ट्री के बारे में। और ये क्या है कि लोगों ने एक न्यू आइडियाज़ को सीखा, और जो पुराने ट्रेडिशनल बिलीफ्स थे उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाया जब लोगों को नॉलेज मिली। इससे क्या होता है कि मतलब बहुत मतलब एक रिवाइवल आता है लोगों के अंदर। एक मतलब लोग जो पहले डार्क एकदम अंधेरे में घूम रहे थे यार, जो चर्च कहता था उसको वो मान लेते थे, लेकिन अब लोगों ने क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट किया जब लोगों ने स्टडी करी। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी एंड पैट्रोनेज ऑफ द आर्ट्स। हुआ क्या, इटली इकोनॉमिकली बहुत प्रॉस्परस था, जिससे क्या है लोग वहाँ पे सर्वाइवल की तरह, मतलब यहाँ पे क्या है कि मीन दैट पीपल वर नो लॉन्गर फोकस सोलली ऑन सर्वाइवल। यहाँ के लोग सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं थे भाई, लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, अपना लग्जरी के साथ जी रहे थे। सो द वेल्दी मर्चेंट क्लास
particularly in cities like Florence had enough resources. जो मर्चेंट क्लास था, जो पैसे वाले लोग थे, खासकर फ्लोरेंस के अंदर, उन पे इनफ पैसा था कि वो आर्ट, साइंस और आर्किटेक्चर पर इन्वेस्ट कर सकते थे, यानी कि अब पैसे वाले लोगों की कमी नहीं थी. सो रिच फैमिलीज एक एग्जाम्पल है, सच एज द मेडिसीज इन फ्लोरेंस एक्टेड एज पेट्रन्स फंडिंग द वर्क ऑफ आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट एंड स्कॉलर्स. सो कुछ रिच फैमिलीज थी फ्लोरेंस के अंदर, फॉर एग्जाम्पल द मेडिसीज फैमिली, इन लोगों ने बहुत फंडिंग करी भाई आर्ट के लिए, आर्किटेक्चर के लिए, स्कॉलर्स के लिए. फिर है दिस फाइनेंशियल सपोर्ट. ये जो फाइनेंशियल सपोर्ट था, इससे क्या होता है कि बहुत क्रिएटिविटी आई लोगों में. जो पेंटिंग, स्कल्पचर और आर्किटेक्चर है, उसका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलता है हमें इस पीरियड में, बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल सपोर्ट. डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग एंड स्प्रेड ऑफ आइडियाज. इसका मतलब क्या है? ऑल्दो द प्रिंटिंग प्रेस वॉज इन्वेंटेड लेटर इन जर्मनी, इट क्विकली स्प्रेड टू इटली एंड अलाउड फॉर द मास प्रोडक्शन ऑफ बुक्स. जर्मनी में इसका इन्वेंशन हुआ, बट ये क्विकली इटली में भी आ गई था जो प्रिंटिंग प्रेस है. अब क्या है, बुक्स को पब्लिश करना इजी हो गया, प्रोड्यूस करना इजी हो गया. तो अब ये जो क्लासिकल नॉलेज थी और जितना भी रेनेसां के आइडियाज थे नए वाले, उनको प्रिंट करके पूरे यूरोप में, पूरे इधर उधर जो है लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो इससे भी जो है रेनेसां के आइडियाज जो है वो स्प्रेड हुए. ठीक है, और गुटेनबर्ग को इसका जो है क्रेडिट जाता है, जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया था. विद ईजियर एक्सेस टू बुक्स. अब लोगों के पास एक्सेस बहुत ईजी था, बुक्स लोग पढ़ सकते थे, लिटरेचर पढ़ सकते थे, एजुकेशन तक लोगों का एक्सेस बहुत ईजी हो गया बुक्स के आने से. हुआ क्या, इससे रेनेसां के आइडियाज जो हैं वो सिर्फ वेल्दी लोगों तक नहीं रहे, वो कॉमनर्स तक भी पहुंच गए. ठीक है, इन बुक्स की वजह से ही. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा. सेकेंड क्वेश्चन है, डिफाइन ह्यूमनिज्म. हाउ डिड रेनेसांस ह्यूमनिज्म इन्फ्लुएंस अर्ली मॉडर्न यूरोप. ह्यूमनिज्म क्या है, इसने कैसे इन्फ्लुएंस किया अर्ली मॉडर्न यूरोप को, तो आइए देखते हैं. ह्यूमनिज्म क्या है? इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था, जैसा मैंने आपको पीछे बताया, जो कि फोकस करता था ह्यूमन अचीवमेंट्स को पढ़ाओ, ह्यूमंस किस चीज को करने के लिए कैपेबल है, क्या उनका पोटेंशियल है, और ह्यूमन वैल्यूज को पढ़ाओ. सिर्फ रिलीजियस मैटर्स को मत पढ़ाओ, ठीक है, बाकी सब पढ़ाओ, रिलीजियस को थोड़ा साइड करो यार, इतने साल से रिलीजन ही तो पढ़ रहे हैं. सो ह्यूमैनिस्ट बिलीव दैट बाय स्टडिंग क्लासिकल टेक्स्ट, ये लोग मानते थे अगर आप क्लासिकल टेक्स्ट को रीड कर रहे हो तो आप जो है हिस्ट्री, लिटरेचर, आर्ट, फिलोसफी ये सब पढ़ोगे तो आप अपने आप को इंप्रूव कर पाओगे, जिससे कि आप सोसाइटी में ज्यादा अच्छे से कंट्रीब्यूशन अपना दे पाओगे. तो ऐसा इन लोगों ने बताया, ह्यूमनिस्ट लोगों ने. सो व्हाट इज ह्यूमैनिज्म, और अगर अच्छे से पढ़े तो ह्यूमैनिज्म एमर्ज्ड एज अ वे ऑफ थिंकिंग. ये सोचने का एक तरीका है कि कैसे ह्यूमन बहुत कुछ अचीव कर सकता है, आप बहुत कुछ करने के केपेबल हो, खुद के डिसीजन लो, आपकी जो है डेस्टिनी आप खुद शेप कर सकते हो, आप चर्च के भरोसे मत रहो. ठीक है, ऐसा ही लोग, प्रैक्टिकल थिंकिंग. अनलाइक द मिडिल एजेस, मिडिल एजेस में क्या होता था, चर्च जो है वही नॉलेज का मेन सोर्स था. मींस आपको अगर कुछ भी पढ़ना है तो वो चर्च ही आपको जो पढ़ाएगा वही आप पढ़ोगे, रिलीजियस नॉलेज के अलावा कोई नॉलेज थी नहीं. सो ह्यूमनिज्म लुक बैक टू द एंशिएंट ग्रीक्स एंड रोमन्स. तो ह्यूमनिस्ट लोगों ने जो एंशिएंट ग्रीक लोग थे और जो रोमन्स थे उनके टेक्स्ट को पढ़ा, उनके आइडियाज को पढ़ा. ठीक है, जो ह्यूमन नेचर के बारे में उन लोगों ने क्या लिखा था, एथिक्स के बारे में उन्होंने क्या बताया है, सोसाइटी के बारे में उन्होंने क्या बताया है, तो ये सारी नॉलेज ह्यूमनिस्ट लोगों ने दोबारा से ली. ठीक है, सो ह्यूमनिज्म की आइडियाज, ह्यूमनिज्म के कुछ मेन आइडियाज आपको बता देता हूं. एक तो है क्लासिकल नॉलेज वाला जो हम पढ़ चुके हैं, और आपकी पोटेंशियल को ज्यादा वो मतलब प्रायोरिटाइज करना, आप खुद के इंप्रूवमेंट पे काम करो, आपके अंदर बहुत, एवरी पर्सन हैज पोटेंशियल ऑफ ग्रेटनेस, आप सभी ग्रेट हो अपने आप में. ठीक है, ऐसा इन लोगों ने बोला. एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, इन्होंने बोला कि एजुकेशन बहुत जरूरी है. सो हिस्ट्री, फिलोसफी, लिटरेचर, आर्ट ये सब पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ रिलीजियस मैटर्स को मत पढ़ो. एंड दे बिलीव्ड दैट कि अगर आप ये सब करोगे तो आप अच्छा थिंकर बन पाओगे और एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी बन पाओगे अगर आप ये सब पढ़ते हो. सेक्युलरिज्म के बारे में इन्होंने बोला, ये कहते हैं कि आप किसी रिलीजन को रिजेक्ट मत करो, बट आप सभी को पढ़ो, यानी कि आप ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ो जो सेक्युलर हो, नॉन रिलीजियस हो, ऐसी नॉलेज लो जो रिलीजन से बाहर हो. कुछ और भी पढ़ो यार, जनरल नॉलेज भी लो. सो लोगों को बोला मल्टीपल पर्सपेक्टिव से चीजों को देखो, बस रिलीजियस लेंस से हर चीज को मत देखिए आप. ठीक है, ऐसा ये लोग बताते हैं.
फिर हाउ डिड रेनेसा ह्यूमनिज्म इन्फ्लुएंस अर्ली मॉडर्न यूरोप, कैसे इसने यूरोप को इन्फ्लुएंस किया ये ह्यूमनिज्म के थॉट ने। एक तो एजुकेशनल रिफॉर्म्स हुए, ह्यूमनिज्म की वजह से एजुकेशन में बहुत रिफॉर्म हुआ, क्या लोगों को हिस्ट्री लिटरेचर और फिलोसफी के बारे में पढ़ाया जाने लगा, और इनको कंबाइंडली आप लिबरल आर्ट्स के सब्जेक्ट्स कहने लगे हो, ठीक है। अब इनका नाम जो है लिबरल आर्ट्स हो गया, जो कि सभी को ये बोलता है इंडिविजुअल्स को आप क्रिटिकली चीज़ों को सोचो, रिलीजन से दूर हटके सेक्युलर होकर चीज़ों को देखो, प्रैक्टिकल होकर देखो। इसके अलावा आर्ट एंड लिटरेचर को बहुत यहाँ पे सपोर्ट मिला ह्यूमनिज्म से। सो ह्यूमनिज्म इंस्पायर्ड आर्टिस्ट टू फोकस ऑन रियलिज्म एंड द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन फॉर्म। तो इन्होंने बोला कि थोड़ा रियलिस्ट बनो, आप जो आर्ट बना रहे हो ऐसा बनाओ जो एकदम देखने में लगे भाई असली है एकदम। सो रेनेसा का जो आर्ट था, सच एज द वर्क्स ऑफ लियोनार्डो दा विंची एंड द माइकल एंजेलो, इन्होंने, ये बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, ये जो आर्टिस्ट थे ना ये ऐसा आर्ट बनाते थे जो बहुत रियलिस्टिक लगता था देखने में, ऐसा लगता था नेचुरल है एकदम, रियल ह्यूमन और इमोशंस वगैरह एकदम अच्छे से नजर आते थे उसमें। सो इन लिटरेचर, लिटरेचर की फील्ड में भी हुए भाई, दंते, पेट्रार्क, शेक्सपियर, आपने इनका नाम सुना होगा। सो इन लोगों ने भी ह्यूमन नेचर, इमोशन और ये सब के ऊपर पोइट्री लिखी, लिटरेचर लिखा। इन्होंने लोकल लैंग्वेजेस में ये सब लिखा, ठीक है, लैटिन में ना लिखते हुए लोकल लैंग्वेज में लिखा ताकि लोगों को समझ आए और उनका वर्क जो है वो एक्सेसिबल हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लोग उसको पढ़ें और समझें, ठीक है। फिर है पॉलिटिकल थॉट एंड गवर्नमेंट, ठीक है। ह्यूमनिस्ट आइडियाज कंट्रीब्यूटेड टू न्यू वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। अब यहाँ ह्यूमनिस्ट लोगों के जो आइडियाज थे उससे क्या है, एक नई थिंकिंग आई लोगों में पॉलिटिक्स को और गवर्नमेंट को लेकर। कुछ थिंकर्स हुए हैं जैसे मैकियावेली, इन्होंने एग्जामिन किया पावर को कि भाई लीडरशिप क्या होती है, और मतलब क्या एक अच्छा लीडर को क्या करना चाहिए और पावर कैसे यूज करनी चाहिए, ठीक है। एंड ह्यूमन बिहेवियर इन वेज दैट वर लेस आइडियलिस्टिक एंड मोर फोकस्ड ऑन रियल वर्ल्ड चैलेंजेस। तो जो ह्यूमन बिहेवियर है उसके बारे में इन्होंने बताया, और ये ज़्यादा रियलिस्टिक बातें करते हैं कि भाई हाँ रियलिटी में जो चाहिए उसके ऊपर बात करो, ज़्यादा आइडियल बातें मत करो, ठीक है। तो ये जो थॉट्स हैं, ठीक है, इसी से ही आते हैं। This focus on human behavior and ethics in leadership influenced later political philosophies, including democratic ideas and the role of citizens in government. तो ये जो मतलब जो आइडियाज थे, इसी से आगे की जो पॉलिटिकल फिलोसफीज डेवलप हुई वो इन्फ्लुएंस हुई। इसके अलावा डेमोक्रेटिक आइडियाज भी यहीं से ही आए कि ह्यूमंस के बारे में सोचो, ह्यूमन अपने बारे में खुद सोचे, और इसी से ये डेमोक्रेसी आती है कि हम ही तो है ना जो गवर्नमेंट में जो हम सब कुछ कर रहे हैं, वोटिंग मतलब हम ही तो करते हैं। साइंटिफिक क्यूरियोसिटी एंड प्रोग्रेस, ह्यूमनिज्म की वजह से क्या हुआ, लोग थोड़ा साइंस के तरफ आए, लोग रिलीजन से हटकर नेचुरल वर्ल्ड को लोगों ने एक्सप्लोर करा, तो जिससे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांसमेंट हुआ। कुछ लोग हैं कोपरनिकस, गैलीलियो गैली, वेसेलियस, ये लोग बहुत इंस्पायर थे ह्यूमनिस्ट लोगों से, तो इनको पता था कि हमें ऑब्जर्वेशन और इंक्वायरी को अब थोड़ा आगे बढ़ाना है, हम सिर्फ मान ना लें कि जो चर्च बता रहा है वही सही है, हमें अपनी तरफ से भी अब कुछ रिसर्च और एक्सप्लोरेशन करना है। तो हुआ क्या, एस्ट्रोनॉमी, एनाटॉमी और फिजिक्स में बहुत डेवलपमेंट हुआ, इन्हीं ह्यूमनिस्ट लोगों से इंस्पायर होकर हमारे ये साइंटिस्ट लोग आए, ठीक है। सो ये हमारे साइंटिस्ट थे, गैलीलियो गैली हैं, कोपरनिकस हैं, वेसेलियस हैं, तो ये ह्यूमनिस्ट लोगों से ही इंस्पायर्ड थे। होता क्या था, चर्च पता है क्या बोलता था, चर्च बोलता था कि हमारा जो है ना, जो ये पूरा मतलब सिस्टम है वो जियो सेंट्रिक है। जियोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि हमारा जो अर्थ है वो सेंटर में है, बाकी प्लेनेट उसके चारों तरफ है, तो लोग मान भी लेते थे। लेकिन जब लोग साइंटिस्ट लोग आए, उन्होंने एक्सप्लोर करा, तो उनको पता चला कि हमारा हीलियोसेंट्रिक मॉडल जो है वो फॉलो होना चाहिए, जो सन है वो मिडल में है, बाकी प्लैनेट्स उसके आसपास हैं। तो ऐसा ये धीरे धीरे ही ये सब मतलब आया सामने लोगों के, पहले तो लोग मान लेते थे जो चर्च बोलता था। सो स्प्रेड ऑफ आइडियाज एंड प्रिंटिंग, होता क्या है, जब प्रिंटिंग का, प्रेस का जो इन्वेंशन होता है 1440 में बाय द जोहानिस गुटेनबर्ग, इससे ह्यूमनिस्ट लोगों के आइडिया जो थे वो और क्विकली स्प्रेड हो गए, क्योंकि वो बुक्स में पब्लिश करवा के आप उसको प्रोड्यूस करके ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हो। सो ट्रांसलेशन देखो, एक तो क्लासिकल टेक्स्ट जो थे उस पे इन लोगों का ज़्यादा फोकस था, इन लोगों ने क्लासिकल टेक्स्ट को क्या करा, जो टफ जो लैंग्वेज वाले थे उसको ट्रांसलेट करा, फिर उसको प्रिंट करवा दिया प्रिंटिंग प्रेस से और पूरा स्प्रेड कर दिया, तो लोगों को और ज़्यादा वो आइडियाज़ के बारे में पता चल गया। सो द स्प्रेड ऑफ बुक्स इनेबल्ड रेनेसा आइडियाज, ठीक है। बुक के स्प्रेडिंग से क्या हुआ, जो रेनेसा के आइडिया थे वो चारों तरफ पहुंच गए, ह्यूमनिज्म का आइडिया चारों तरफ पहुंच गया। ये सिर्फ लिमिटेड नहीं था वेल्दी क्लास तक, नो, ये हर कॉमनर तक पहुंच गया।
तो इस तरीके से क्या हुआ कि एक दिस हेल्प स्पार्क अ ब्रॉडर कल्चरल शिफ्ट, एक बहुत बड़ा कल्चरल शिफ्ट आया, लोगों में नॉलेज को लेकर, लर्निंग को लेकर बहुत इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, ठीक है, ह्यूमनिज्म की ही वजह से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द मेन फैक्टर्स बिहाइंड द एमर्जेंस ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन इन अर्ली मॉडर्न यूरोप। यूरोप के अंदर प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के मेन फैक्टर्स क्या थे? तो आप इसको समझो, जो क्रिश्चियनिटी है बेसिकली उसमें एक कैथोलिक होते हैं और एक प्रोटेस्टेंट होते हैं। कैथोलिक पुराने वाले लोग हैं जो अपना पुराने तरीके से सारे रूल्स वगैरह फॉलो करते थे। प्रोटेस्टेंट लोग वो थे जो इनके अगेंस्ट खड़े हुए और उन्होंने बोला कि आपके रूल्स बहुत रिजिड हैं, बहुत गलत हैं, ये नहीं होना चाहिए। सो प्रोटेस्टेंट क्या है, एक रिफॉर्मेशन मूवमेंट था, ठीक है, क्रिश्चियनिटी के अंदर। सो ये क्या है, दैट लेड टू अ स्प्लिट फ्रॉम द रोमन कैथोलिक चर्च रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस प्रोटेस्टेंट चर्च। तो अब हमारा जो चर्च होता है, ठीक है, तो वो एक हो गया रोमन कैथोलिक चर्च, ठीक है, और दूसरा हो गया प्रोटेस्टेंट चर्च। अब दो तरीके के चर्च बन गए यूरोप के अंदर, तो ऐसा स्प्लिट हो गया क्योंकि दोनों के आइडियाज बिल्कुल डिफरेंट थे। हुआ क्या, इट बिगेन व्हेन पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द कैथोलिक चर्च प्रैक्टिसेस पावर एंड इन्फ्लुएंस ओवर देयर लाइफ। जो कैथोलिक चर्च के जितने भी प्रैक्टिसेस थी, जो वो काम करते था, जो मतलब भाई जो चर्च जो भी काम करता था, जो चर्च की पावर थी, उसके ऊपर लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगाया कि क्यों, रीजन दो, ये ऐसा कैसे हो रहा है जो आप बता रहे हो। और इस बात को सुनकर वो लोग चिढ़ गए। तो कुछ रिफॉर्मर्स हुए जैसे कि मार्टिन लूथर, जॉन कैल्विन, ये चेंजेस के लिए आगे आए। इन्होंने आर्ग्यू करा कि जो चर्च है वो बाइबल की ओरिजिनल टीचिंग से दूर हट रहा है, अपनी बातें ज्यादा घुसा रहा है। सो दिस मूवमेंट ब्रॉट सिग्निफिकेंट रिलीजियस, सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस। इस मूवमेंट के बाद सोशियो पॉलिटिकल एंड बहुत ज्यादा कल्चरल चेंजेस यूरोप में देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है, ये मूवमेंट की वजह से, रिफॉर्मेशन की वजह से। सबसे पहला है यहाँ पे करप्शन एंड वेल्थ ऑफ द चर्च। जो चर्च था वो बहुत ज्यादा करप्ट ऑर्गेनाइजेशन था, बहुत ज्यादा अमीर वेल्दी था, क्योंकि एक तो वो टैक्स नहीं देता था और इसके अलावा बहुत ज़्यादा वेल्थ और पावर थी। बहुत सारे हाई रैंकिंग चर्च ऑफिशियल्स थे, इंक्लूडिंग बिशप एंड पोप्स, लिव्ड लेविशली, एकदम लग्जरी लाइफ जीते थे, जैसे कि वो कोई प्रिंस हैं। लगता ही नहीं था कि भाई वो लोग पोप हैं या फिर कोई प्रीस्ट हैं, प्रिंस की भाई लाइफ जी रहे थे वो। एंड प्रैक्टिसेस लाइक द सेल ऑफ इंडल्जेंसेस सर्टिफिकेट्स, ये लोग क्या करते थे, चर्च वाले एक सर्टिफिकेट को बेचते थे, कहते थे आप ये खरीद लो, आपके सारे पाप खत्म, आपके जो सिंस हैं, जितने सिन किए हैं आपने वो सब खत्म, पैसा दो और आपके पाप खत्म। तो लोगों में गुस्सा आ गया। सो चर्च एक तरीके से एक्सप्लॉइटेशन कर रहा था, ठीक है, जिससे क्या है, लोगों का भरोसा उठ गया, डिस्ट्रस्ट, यानी कि लोगों में एक तो एंगर आया, दूसरा डिस्ट्रस्ट, लोगों का भरोसा ही पूरी तरीके से उठ गया कि भाई सर्टिफिकेट बेच रहे हैं यार, ये कि मतलब आपने जो गुनाह किए हैं वो सब, जो सिंस जो है सब माफ हो जाएंगे, आप हमसे ये सर्टिफिकेट खरीद लो। तो भाई ऐसा चल रहा था यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये कहता है राइज ऑफ ह्यूमनिज्म एंड क्वेश्चनिंग अथॉरिटी। अब यहाँ पे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के पीछे एक रीजन और है कि ह्यूमनिज्म जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, जो क्वेश्चन मार्क लगाने पे ही फोकस करता है, क्लासिकल नॉलेज को याद करते हुए जो चर्च है उससे पूछना कि भाई आप जो कह रहे हो ऐसा तो है ही नहीं कुछ। तो हुआ क्या, द रेनेसा हैड इंट्रोड्यूस्ड न्यू वेज ऑफ थिंकिंग एम्फसाइजिंग ह्यूमन पोटेंशियल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ह्यूमनिज्म की वजह से लोगों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हुई, लोगों ने क्वेश्चनिंग करना शुरू किया। सो लोगों ने एंशिएंट टेक्स्ट पढ़े, और एंशिएंट टेक्स्ट में बाइबल भी तो आती है, लोगों ने ओरिजिनल बाइबल पढ़ ली। पहले तो लोगों को क्या, जो चर्च बोलता था वही लोग सच मान लेते थे। अब लोगों ने जब ओरिजिनल बाइबल पढ़ ली तो लोग कह रहे हैं भाई ये तो बाइबल में लिखा ही नहीं है, आप कैसे कह रहे हो कि ये करो वो करो, ये तो बाइबल से बाहर की बात बता रहे हो। लोगों को पता चल गया चर्च स्कैम कर रहा था। सो द प्रिंटिंग प्रेस एंड स्प्रेड ऑफ आइडियाज, ये अगेन रिपीट हो रहा है, डिट्टो वही है कि भाई प्रिंटिंग प्रेस की वजह से ये ह्यूमनिज्म के आइडियाज और ज्यादा फैल गए, बुक्स, पैम्पलेट, ट्रांसलेटेड वर्जन्स, इससे ये आइडियाज और फैले तो लोग और ज्यादा एक्टिव हो गए। फिर है मार्टिन लूथर 95 थीसिस। मार्टिन लूथर जो बहुत बड़ा रिफॉर्मर था, उसने क्या करा, चर्च के जितने भी बुरे काम थे वो एक बहुत बड़े डॉक्यूमेंट में लिखकर चर्च के बाहर ठोक दिए। मोस्टली सभी चर्चेस में जाके उसने वो ठोक दिए, जिसको 95 थीसिस के नाम से जाना जाता है। पूरे अक्रॉस द यूरोप उसने जाकर जो ये अपने आइडियाज थे और जो चर्च की गलत बातें थी वो एक ही डॉक्यूमेंट में लिख दी बहुत बड़ी, और उसको पूरे में पिन कर दिया जाके हर यूरोप के चर्च के बाहर। तो इससे लोगों को पता चल गया कि भाई ये कमियां हैं चर्च में। डिजायर फॉर पर्सनल कनेक्शन टू फेथ, होता क्या था कि मैनी पीपल वांटेड अ सिंपल
मोर पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड। लोग चाहते थे कि यार ऐसा हो, आप जाओ और गॉड के साथ आपका डायरेक्ट रिलेशन हो, कोई बिचौलिया कोई मीडिएटर ना हो, आप जो है सिंपल से रिचुअल्स रखो। इतना ज़्यादा पैसा मांग रहे हो चर्च वाले, आप सिंस को वो ठीक करने के लिए सर्टिफिकेट्स बेच रहे हो, ये कहाँ से सही है। सो हुआ क्या कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स जो चर्च करवाता था वो लोगों को समझ आ रहा था भाई ये बहुत गलत है। सो ये रिफॉर्मर्स ने बोला कि भाई आप जो है चर्च के रिचुअल्स वगैरह छोड़ो, आप डायरेक्टली खुद ये इंटेलिजेंसेस वगैरह मत खरीदो, ये सर्टिफिकेट्स वगैरह, इससे कुछ नहीं होगा, आप डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ गॉड से। पॉलिटिकल मोटिवेशन ऑफ लोकल लीडर्स। हुआ क्या, जो किंग और प्रिंस थे उनको, वो भी तंग आ गए थे चर्च से, क्योंकि वो चर्च वाले तो प्रिंस वाली लाइफ जी रहे थे भाई। तो जब ये किंग और प्रिंस भी तंग आ गए थे तो इन लोगों ने भी प्रोटेस्टेंट लोगों को सपोर्ट करा, जो जितने भी किंग थे और जो प्रिंस थे, विच हैड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर पॉलिटिकल मैटर्स। ठीक है, सो ये प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स को जब सपोर्ट मिली तो हुआ क्या, लोकल रूलर्स कुड रिड्यूस द चर्च कंट्रोल ओवर देयर टेरिटरीज। अब उनकी टेरिटरी में जो चर्च का ज़्यादा कंट्रोल हो गया था, अब वो वापस से कंट्रोल हो सकता था, क्योंकि रिफॉर्मर्स के साथ बहुत बड़ी पब्लिक थी, और पब्लिक के साथ जब किंग भी आ जाएंगे उनको सपोर्ट करने तो क्या होगा, एट द एंड चर्च की पावर कम हो जाएगी। तो उनकी पावर कम होगी तो इनकी पावर बढ़ेगी। इकोनॉमिक ग्रीवांसेस एंड मिडिल क्लास ग्रोथ। अब इस टाइम पे होता क्या है, बहुत सारे मर्चेंट्स थे और मिडिल क्लास सिटीजन्स थे, रिजेंटेड द चर्च डिमांड फॉर टैक्सेस एंड पेमेंट। चर्च इनसे बहुत ज़्यादा टैक्स लेता था। एक तो इनकम का टैक्स होता था जिसको टीथ कहा जाता था, बहुत लोगों के ऊपर बर्डन आ रहा था। ठीक है, जो मिडिल क्लास था उसके ऊपर बहुत बर्डन था भाई टैक्स का, तो वो लोग भी एंग्री थे, गुस्से में थे। सो द रिफॉर्मेशन ऑफर्ड एन अल्टरनेटिव टू दिस सिस्टम। जो लोग ये रिफॉर्मेशन चाहते थे उन्होंने बोला हमारे साथ आ जाओ, हम बिल्कुल इनको सबक सिखा देंगे और आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, या बिल्कुल मिनिमाइज कर देंगे आपके टैक्स को, आप हमारे साथ आ जाओ, क्योंकि आप इकोनॉमिकली बहुत ओप्रेस्ड फील कर रहे हो। तो जितने भी लोग ओप्रेस्ड फील कर रहे थे वो सारे रिफॉर्मेशन में आ गए। मार्टिन लूथर इन्फ्लुएंस एंड 95 थीसिस। 95 थीसिस आपको मैंने बता दिया, उसका एक डॉक्यूमेंट था। और इसके अलावा मार्टिन लूथर के बारे में बताऊं तो ये एक जर्मन मॉन्क था, एक प्रोफेसर भी था, बहुत पढ़ा लिखा था। इसी ने बेसिकली रिफॉर्मेशन मूवमेंट को आगे बढ़ाया था, और उसने अपनी 95 थीसिस को चर्च के डोर डोर पर जाके जो है एकदम से लगा दिया था, और उसमें इसने जितने भी क्रिटिसिजम्स थी वो चर्च के बारे में वो लिखी। ठीक है, वो सब इसने लिख दिया था, जो मैंने आपको 95 थीसिस में ऑलरेडी बता दिया है कि इसमें क्या था। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनालाइज द इम्पैक्ट्स ऑफ रिफॉर्मेशन ऑन सोशियो कल्चरल लाइफ ऑफ यूरोप। ये जो रिफॉर्मेशन का मूवमेंट चला, इससे आप देखो क्या इम्पैक्ट पड़ता है यूरोप के लोगों की लाइफ के ऊपर, आइए समझते हैं। तो रिलीजियस डाइवर्सिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट। हुआ क्या, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हो गई। क्रिश्चियनिटी दो पार्ट्स में एक तो डिवाइड हो चुकी थी, एक प्रोटेस्टेंट और एक तरफ जो है आपके कैथोलिक वाले थे। इसके अलावा जो ये प्रोटेस्टेंट वाले थे इनमें भी और ज़्यादा डिवाइड हो गए। एक तो जो लूथर के सपोर्टर थे वो लूथरनिज्म की तरफ चले गए, कैल्विन वाले कैल्विनिज्म में चले गए। ठीक है, एंजेलिकनिज्म वाले जो थे, जो मतलब एंजेलिक वाले थे, वो एंजेलिकनिज्म में चले गए। और इसी तरीके से क्या हुआ, लोगों में कन्फ्यूजन हो गई कि हम किसको माने, किसके थॉट्स को फॉलो करें। तो लोगों में कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, जो लूथर वाले सपोर्टर थे वो लूथर के थॉट्स को फॉलो कर रहे थे, कैल्विन वाले कैल्विन को कर रहे थे। हाउएवर दिस रिलीजियस डाइवर्सिटी ऑल्सो लेड टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर अक्रॉस द यूरोप एज रूलर्स एंड कम्युनिटीज क्लैश्ड ओवर विच फेथ टू फॉलो। हुआ क्या, कम्युनिटीज के जितने भी लोग थे और जो रूलर्स थे वो खुद कंफ्यूज थे कि किस तरह से, मतलब किस फेथ को फॉलो किया जाए, किस चीज को माने, कौन सा सही है, क्या कैथोलिक वाले सही है, क्या प्रोटेस्टेंट वाले सही हैं। बहुत वॉर्स चली इसके पीछे। एम्फेसिस ऑन पर्सनल फेथ एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हुआ क्या, वन ऑफ द मेन आइडियाज ऑफ द रिफॉर्मेशन के मेन आइडियाज में से एक सबसे बड़ा आइडिया ये था कि ईच पर्सन शुड हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद गॉड। आप सभी का गॉड के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, विदाउट एनी इंटरमीडिएट लाइक प्रीस्ट। जो चर्च के फादर होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, कोई जरूरत नहीं है उनकी, आप डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। सो दिस बिलीफ इनकरेज्ड पीपल टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन फेथ एंड मोरल चॉइसेस। तो इससे क्या है, लोगों को एनकरेजमेंट मिला कि भाई अपना जो है विश्वास आप खुद से जो है, मतलब उसके लिए जो आपका फेथ है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप अपने जो चॉइसेस हैं वो मॉरल रखो, अच्छा काम करो, एथिकल काम करो। फिर है एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी। रिफॉर्मेशन की वजह से लोगों में क्या है कि रीडिंग की हैबिट आई, खासकर बाइबल पढ़ने से क्या है लोगों में लिटरेसी बढ़ी। सो लोग जो हैं
द क्रिएशन ऑफ स्कूल्स एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स। तो इन लोगों ने क्या करा, रिफॉर्मर्स ने स्कूल्स बनाए, बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स बनाए जिसमें लोगों को पढ़ाया गया। तो इससे लिटरेसी का जो है स्प्रेड हुआ, आप ये मान सकते हो, लिटरेसी काफ़ी बढ़ गई थी। प्रोटेस्टेंट कंट्रीज, तो जिन कंट्रीज में प्रोटेस्टेंट लोगों को सपोर्ट मिला, इन पर्टिकुलर एस्टेब्लिश पब्लिक स्कूल्स, इन्होंने पब्लिक स्कूल्स इस्टेब्लिश करे जहाँ लोगों को सिखाया गया और पढ़ना लिखना सिखाया गया ताकि वो रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ सकें। सो दिस एम्फेसिस ऑन लिटरेसी एंड एजुकेशन हैड अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट। और ये जो इन्होंने उस टाइम पे इम्पैक्ट, मतलब उस टाइम पे जो एफर्ट्स किए थे उसका इम्पैक्ट आज भी आपको देखने को मिलता है कि यूरोप में ही ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी यूरोप के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, सो बहुत लिटरेसी रेट हाई रहती है वहाँ की, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस। तो आप ये एक रीज़न मान सकते हो इसे। इन्फ्लुएंस ऑन फैमिली एंड सोशल वैल्यूज, इसका मतलब है द रिफॉर्मेशन शिफ्टेड फोकस फ्रॉम मोनेस्टिक लाइफ। पहले के ज़माने में क्या होता था, चर्च बोलते था, मतलब चर्च ये कहता था कि आप मॉन्क बन जाओ, नन बन जाओ, आप दुनिया से थोड़ा दूर हो जाओ। लेकिन अब लोगों को ये बोला गया आप फैमिली के साथ रहो। प्रोटेस्टेंट लीडर्स लोग ये कहते थे आप शादी करो, फैमिली के साथ रहो, कम्युनिटी के साथ रहो, एकदम ऐसा मॉन्क बनने की ज़रूरत आपको नहीं है। फिर ये चेंजेस इन आर्ट एंड कल्चर, हुआ क्या कि पहले के समय में रिलीजियस आर्ट थोड़ा ज़्यादा डोमिनेट करता था। मिडिल एजेस की अगर आप बात करो यूरोप में, तो रिलीजियस आर्ट ज़्यादा होता था उस टाइम पे। और प्रोटेस्टेंट लोग जब आए, इन्होंने बोला कि थोड़ा ऐसा आर्ट रखो जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा दिखाता हो, ठीक है, कुछ ऐसा हो। लेकिन आप अगर इतनी डेकोरेशन करोगे, इतना रिलीजियस का सब कुछ वो बनाओगे, तो क्या है कि ये डिस्ट्रैक्ट करेगा, वर्शिप सही से आप नहीं कर पाओगे, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। सो दिस लेड टू सिंपलर चर्च डिजाइंस इन प्रोटेस्टेंट एरियाज। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जितने भी प्रोटेस्टेंट कंट्रीज थी वहाँ के जो चर्च थे उनका डिज़ाइन बहुत सिंपल होता था, और एवरीडे लाइफ की जो चीज़ें होती है, नेचर होता है, वो उसके ऊपर बनाए जाते थे, सीन्स बनाए जाने लगे। तो ये भी एक इम्पैक्ट है। राइज ऑफ सेक्युलरिज्म एंड न्यू वर्ल्ड व्यूज, अब ये क्या है, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की वजह से लोगों के अंदर सेक्युलरिज्म की एक फीलिंग आई कि आप सभी रिलीजन्स को इक्वल मानो, सभी रिलीजन की रिस्पेक्ट करो, टॉलरेशन हो आपके अंदर, ठीक है, और इसके अलावा आप सभी एंगल से हर रिलीजन को देखो। ऐसा नहीं आप एक ही रिलीजन को अच्छा मान रहे हो, दूसरों को आप गलत मान रहे हो, तो आप क्वेश्चन करो हर चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो ये इनका मेन आइडिया था और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा इसका भी। पॉलिटिकल पावर शिफ्ट एंड नेशनलिज्म, हुआ क्या, द रिफॉर्मेशन वीकेंड द पावर ऑफ द कैथोलिक चर्च। हुआ क्या, पहले पॉलिटिक्स में कैथोलिक चर्च की पावर बहुत ज़्यादा थी, लेकिन रिफॉर्मेशन मूवमेंट की वजह से कैथोलिक चर्च की जो पावर थी वो थोड़ी सी कम हो जाती है यहाँ पे, और इससे यूरोपियन रूलर्स का कंट्रोल वापस से वो गेन कर लेते हैं, और चाहे वो रिलीजियस मैटर हो, पॉलिटिकल मैटर हो, अपनी टेरिटरी में अब रूलर्स का कंट्रोल वापस से आ गया था। फिर है यहाँ पे इम्पैक्ट ऑन विमेन्स रोल इन सोसाइटी, विमेन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। सो जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स से वाइल मेंटेनिंग ट्रेडिशनल फैमिली रोल्स इनकरेज विमेन टू रीड बाइबल, इन्होंने बोला अपनी फैमिली का काम तो करो ही करो आप, लेकिन आप बाइबल भी पढ़ो, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ। सो इससे क्या है, इन लोगों ने एक एम्फेसिस करा कि भाई हमें बाइबल भी पढ़नी चाहिए, बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए, और इससे लिटरेसी भी बढ़ेगी, विमेन लिटरेसी भी बढ़ेगी। तो ये भी एक इम्पैक्ट था। अगला क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ रेनेसा इन शेपिंग द सोशियो कल्चरल लाइफ ऑफ अर्ली मॉडर्न यूरोप। अब रेनेसा का क्या इम्पैक्ट था वो भी देख लेते हैं। ये तो रिफॉर्मेशन मूवमेंट का इम्पैक्ट था, रेनेसा वाला भी इम्पैक्ट समझते हैं। तो देखो, रेनेसा आप सभी ने देखा एक रिवाइवल का टाइम था जहां लोगों ने क्लासिकल नॉलेज को वहां से इंस्पायर होकर अपने न्यू आइडियाज को प्रमोट करा, ह्यूमैनिज्म आया। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा यूरोप की लाइफ पे कि एक न्यू ह्यूमन सेंटर्ड व्यू ऑफ द वर्ल्ड, एक ऐसा एक व्यू, एक मतलब यहां डेवलप होता है जहां ह्यूमंस के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाने लगा, ठीक है। तो इसके अंदर अब क्या था कि लोगों ने ह्यूमन के ऊपर, आपकी जो एक अचीवमेंट्स होती हैं, जो आपकी पोटेंशियल होती है, आप इंडिविजुअल अपना डेवलपमेंट करो, इसके ऊपर फोकस किया जाने लगा। सो दिस अप्रोच एनकरेज पीपल टू एक्सप्लोर देयर ओन टैलेंट्स। तो इन लोगों ने रेनेसा के जो आइडियाज थे उससे लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया कि आप अपने अंदर की जो पोटेंशियल है, जो आपका टैलेंट है, उसको पहचानो, आप सिर्फ रिलीजन के तक मत रहो, ठीक है। एडवांसमेंट इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर,
तो रेनेसा की वजह से आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ। अब ऐसी पेंटिंग्स बनने लगी जो बहुत ज़्यादा 3D लगती थी, रियलिस्टिक लगती थी, ठीक है। और कुछ आर्टिस्ट हैं जैसे कि लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो, इन्होंने जो भी अपना काम किया, जो इनकी पेंटिंग्स थी वो बहुत ब्यूटीफुल होती थी, एकदम ह्यूमन फॉर्म, बहुत रियलिस्टिक लगती थी, जो नेचर होता था वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगता था। ग्रोथ ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी, तो रेनेसा की वजह से एजुकेशन का स्प्रेड बहुत ज़्यादा हुआ, लिटरेसी का स्प्रेड हुआ, क्योंकि ह्यूमनिस्ट लोग ये मानते थे कि भाई एजुकेशन में बहुत पावर होती है। सो इस वजह से स्कूल्स खोले गए, यूनिवर्सिटीज़ खोली गई, जो करिकुलम होता है, सिलेबस होता है, उसमें ह्यूमनिस्ट सब्जेक्ट्स लाइक फिलॉसफी, आपका जो लिटरेचर एंड हिस्ट्री, ये सब पढ़ाया जाने लगा। तो इससे क्या है, कहीं ना कहीं एजुकेशन की ग्रोथ होती है, आप ये मान सकते हो। फिर इसके बाद है यहाँ पे द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, जो प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ था, इससे नॉलेज और स्प्रेड हो गई। ये ऑलरेडी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, एज इट इज ये पॉइंट आप इसमें इंपैक्ट में रख सकते हो। फिर साइंटिफिक क्यूरियोसिटी एंड प्रोग्रेस, तो रेनेसा का एक इम्पैक्ट ये भी पड़ा कि लोगों ने अब क्वेश्चन मार्क उठाना स्टार्ट कर दिया कि भाई ये चीज़ है तो इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है, ठीक है। और जो भी ट्रेडिशनल बिलीफ्स थे, जो पुरानी बातें थी, चर्च जो बताता था, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगने लगे, लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए, और ऐसे में एस्ट्रोनॉमी, एनाटॉमी और फिजिक्स, इन तीनों फील्ड में बहुत एडवांसमेंट देखने को मिलती है। फिर है चेंजेस इन सोशल एंड फैमिली लाइफ। हुआ क्या, रेनेसा emphasis on individuality influence family and social structure because people begin to see themselves as individuals with unique talent and goals, which fostered a sense of personal responsibility and self improvement। अब सोसाइटी में जो लोग थे उनको एक ये चीज़ फील होने लगी कि हाँ, हमें अपनी पर्सनल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ काम करना चाहिए, बिकॉज हम अपने गोल बनाएंगे तो हमारे अंदर बहुत यूनिक टैलेंट होता है हर इंडिविजुअल के अंदर। तो ये भी लोगों की थिंकिंग में एक चेंज आया। एट द सेम टाइम ह्यूमनिस्ट वैल्यूज एनकरेज पीपल टू वैल्यू एजुकेशन, लोगों ने ह्यूमनिस्ट ये आइडियाज को पढ़कर ये समझा कि हमें एजुकेशन को वैल्यू बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, और विच इम्पेक्टेड फैमिली लाइफ, फैमिली के ऊपर ये असर पड़ा कि हर पेरेंट ये चाहता था कि उनके बच्चे को पढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उनका बच्चा पढ़े, सीखे और आगे बढ़े। सो दिस लेड टू ग्रेटर अटेंशन टू एजुकेशन, इससे क्या है, एजुकेशन की तरफ लोगों का अटेंशन गया, बॉयज़ के लिए भी, गर्ल्स के लिए भी। लेकिन बॉयज़ को थोड़े ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती थी, चांसेस मिलते थे, वहीं गर्ल्स को थोड़े चांसेस कम मिलते थे। तो ये एक इम्पैक्ट था। कल्चरल एक्सचेंज एंड नेशनल आइडेंटिटी, हुआ क्या, द रेनेसा वॉज फ्यूल्ड बाय इंक्रीज ट्रेड। रेनेसा के टाइम पे ट्रेड बहुत ज़्यादा हो रहा था। अब ट्रेड होगा तो भाई एशिया से भी लोग आएंगे, अफ्रीका से भी आएंगे, तो कल्चरल भी उनके एक्सचेंज होंगे। तो न्यू आइडिया, न्यू आर्ट, न्यू टेक्नोलॉजी अब यहाँ पे यूरोप में आने लगी, तो ये भी एक इम्पैक्ट है। सो एज रेनेसा आइडियाज स्प्रेड अक्रॉस यूरोप, सो रेनेसा के जो आइडिया थे वो यूरोप के बाहर भी स्प्रेड हो चुके थे। सो पीपल इन डिफरेंट रीजन्स बिगेन डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी एंड प्राइड इन द कल्चरल अचीवमेंट्स। तो यूरोप के अलग अलग पार्ट्स में जब ये सेम आइडिया स्प्रेड होंगे तो उन सभी लोगों को एक फीलिंग आएगी प्राइड की, उन सभी को लगेगा कि हाँ भाई, हम सभी की एक आइडेंटिटी है, हम यूरोपियंस हैं, हमने कुछ अचीव किया है। सो आज की डेट में ये नेशनल प्राइड, जो यूरोपियन वाली एक फीलिंग होती है ना, वो कहीं ना कहीं ये रेनेसा का ही इम्पैक्ट है जो आप देखते हो। इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े रेनेसा के, लाइक इट प्रोमोटेड अ लव फॉर लर्निंग। एक तो इन्होंने सीखने के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, इंडिविजुअल एक्सप्रेशन, कि हर कोई अपने बात को एक्सप्रेस करे, अपने आप को समझे, क्रिएटिविटी, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ी। इससे क्या है, हेल्पिंग यूरोप, इससे यूरोप में एक ट्रांजिशन हुआ, एक बहुत अच्छी सोसाइटी बनी। फिर इसके बाद क्या होता है, एडवांसमेंट हुआ आर्ट में, साइंस में, एजुकेशन में, जिससे फ्यूचर में यूरोप ने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स करी। फिर है साइंटिफिक रेवोल्यूशन भी यूरोप में ही आया। और इसके अलावा द फोकस ऑन ह्यूमन पोटेंशियल एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटेड टू द लेटर आइडियाज अबाउट ह्यूमन राइट्स। अब ज़्यादा ह्यूमन पर बात करते करते एक कॉन्सेप्ट आ गया आगे ह्यूमन राइट्स का, डेमोक्रेसी का, फ्रीडम का। वो उनकी जो रूट्स हैं वो यहीं पे ही हैं ह्यूमनिज्म में, ठीक है, यहीं से इंस्पायर होके ये सारे कॉन्सेप्ट्स आए हैं हमारे सामने। नेगेटिव अगर इम्पैक्ट आप देखोगे, सो द रेनेसा प्राइमरली बेनिफिटेड द वेल्दी एंड एजुकेटेड एलिट्स। जो लोग बहुत वेल्दी थे, पढ़े लिखे ज़्यादा थे, उनको ज़्यादा फायदा हुआ था रेनेसा का।
ज़्यादा जो लोअर क्लास लोग थे जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे उनको इतना फ़ायदा नहीं हुआ था। और इसके अलावा सम रेनेसा आइडियाज स्पेशली द फोकस ऑन इंडिविजुअलिज्म कुड एनकरेज सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड्स। अब जैसे आपने पढ़ा रेनेसा में ज़्यादा से ज़्यादा ये बोला जा रहा है इंडिविजुअलिटी, आप अपने ही बारे में सोच रहे हो तो आप कभी भी कम्युनिटी के बारे में नहीं सोचोगे और देश के बारे में नहीं सोचोगे, तो ये भी एक सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड हो जाएगा ना आपका। सो द एम्फेसिस ऑन क्लासिकल नॉलेज समटाइम्स लिमिटेड न्यू थिंकिंग। आप अगर देखोगे रेनेसा में ये बार बार बोला गया कि क्लासिकल नॉलेज को ज़्यादा आप पढ़ो, क्लासिकल नॉलेज को ही वो लोग ट्रांसलेट कर करके बांट रहे थे, तो इससे न्यू आइडियाज कहाँ से आएंगे? आप सिर्फ क्लासिकल नॉलेज ही बांटते रहोगे क्या? Next question is, do you agree with the view that the spread of trade and commerce was the primarily cause of early overseas expansion of Spain and Portugal during early modern Europe? तो क्या आप मानते हो स्पेन और पोर्चुगल ने जो शुरुआती अपने ओवरसीज एक्सपेंशन करे थे, वो जब बाहर जाते थे कहीं, तो उसका प्राइमरली एक रीजन था जो आपका ट्रेड एंड कॉमर्स? क्या आप मानते हो इस चीज को? तो आपको बोलना है यस हम मानते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये तो पैसा कमाना चाहते थे। स्पेन हो या पोर्चुगल हो, वो दोनों ही नए सोर्सेज ढूंढ रहे थे पैसा कमाने के। जैसे वैल्यूएबल कुछ गुड्स होते हैं, स्पाइसेस हैं, सिल्क है, प्रीशियस मेटल्स हैं, ये बहुत प्रॉफिटेबल थे। आप अगर इनको यूरोप में आके बेचोगे तो इनको पैसा तो कमाना था, इसलिए भी ये ट्रेड करना चाहते थे। कंट्रोल ओवर ट्रेड रूट्स, तो ये स्पेन और पोर्चुगल दोनों चाहते थे कि हम ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करें। उस टाइम पे ज्यादातर ट्रेड रूट्स मुस्लिम्स ने कंट्रोल कर रखे थे, तो ये लोग चाहते थे हमारा कंट्रोल होगा तो हमें ज्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा ना मुस्लिम्स को, हमारा ही कंट्रोल हो जाएगा वो, तो हम टैक्स लेंगे फिर, ठीक है। तो एक ये भी था। फिर है एक्सेस टू न्यू मार्केट्स। हुआ क्या, जब आप अपना ओवरसी ट्रेड ज़्यादा करते हो तो आप न्यू मार्केट में जाओगे, न्यू सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल आपको मिलेंगे। उनको होगा क्या कि आप अपना यूरोपियन जो सामान है उसको बेच पाओगे उधर न्यू मार्केट में जाके, तो आपको नए बायर्स भी मिलेंगे, तो नई मार्केट में एक एक्सेस हो गया। फिर है एडवांसमेंट इन नेविगेशन। हुआ क्या, इम्प्रूव्ड शिप्स। अब शिप्स जो थी वो बहुत इंप्रूव हो चुकी थी, नेविगेटर होते थे उसमें, आप कभी भटक नहीं सकते, आप समुद्र में जाओगे तो आप लंबी लंबी सी वॉयजेस कर सकते हो। सो अब लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किया, सो दूर दूर के न्यू न्यू ट्रेड रूट्स भी मिले अब यूरोपियन लोगों को। फिर है यहाँ पे रिलीजियस मोटिवेशन। अब ये लोग सिर्फ ट्रेड एंड उसकी वजह से नहीं जाते थे, इकोनॉमिक फायदा तो था ही था, बट उनका एक एम ये भी था कि क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करना है, लोगों को कन्वर्ट करना है। जो भी न्यू टेरिटरीज में हम जाएंगे उन लोगों को क्रिश्चियन बनाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं, दो दिस वाज ऑफन सेकेंडरी, ये सेकेंडरी था, प्राइमरी तो इकोनॉमिक ही था इनका जो था मतलब रीजन, लेकिन रिलीजियस भी था। कॉम्पिटिटिव एज। अब स्पेन और पोर्चुगल के बीच कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, कौन ज़्यादा पावरफुल बनेगा। सो जिसको न्यू लैंड मिलेंगे, न्यू मार्केट मिलेगी, नए ट्रेड रूट्स मिलेंगे, वो ज़्यादा पावर अपनी गेन कर पाएगा, उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ें थी। फिर है मोनोपोली ऑन स्पाइसेस। स्पाइसेस जैसे कि पेपर, क्लोव्स एंड सिनेमन, ये बहुत वैल्यूएबल होते थे, पता है, ये बहुत महंगे बिकते थे, इंडिया में तो ये बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर आपने स्पाइसेस के ट्रेड को कंट्रोल कर लिया, आपको इमेंस प्रॉफिट मिलेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। सो स्पेन एंड पोर्चुगल सॉट डायरेक्ट एक्सेस टू स्पाइस प्रोड्यूसिंग रीजन्स इन एशिया। इन लोगों ने एशिया के जितने भी रीजन्स थे जहाँ स्पाइसेस ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं उस पर अपना कंट्रोल बनाना चाहा, उनको डोमिनेट करना चाहा उन एरियाज को और इस ट्रेड को। सप्लाई ऑफ लग्जरी गुड्स। हुआ क्या, स्पाइसेस के अलावा कुछ लग्जरी आइटम्स थे लाइक सिल्क और पोर्सिलेन एंड जेमस्टोन्स, ये भी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा लग्जरी आइटम्स होते थे। सो बाय एस्टेब्लिशिंग न्यू ट्रेड रूट्स स्पेन एंड पोर्चुगल एम टू गेन कंट्रोल ऑफ दीज वैल्यूएबल मार्केट्स। तो न्यू रूट्स में जब वो गए तो उनको ये न्यू आइटम्स दिखे, तो उन लोगों ने चाहा कि इनके भी मार्केट पे हमारा कंट्रोल हो, ठीक है। तो एक ये भी रीज़न था ये बाहर जब जाते थे ओवरसीज ट्रेड करने। Political power and prestige. So expansion was seen as a way to increase national prestige and political power. So trade wealth helped fund militaries and boost the influence of Spain and Portugal in European politics. अब मान लो ये लोग जो ट्रेडर हैं ये ट्रेड करेंगे, वेल्थ बनेगी, पैसा आएगा, ये पैसे इनके देश वापस जाएंगे, तो वो पैसा फिर उनके वहाँ के लोग रखेंगे, जो रूलर्स हैं उनके मिलिट्री को भी भाई पैसा मतलब लगेगा, तो वो और पावरफुल होंगे, पॉलिटिक्स में उनका नाम बनेगा। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पावर भी बढ़ती है अगर आप ओवरसीज एक्सपेंशन करते हो अपना, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ हैव द डिस्कवरीज ऑफ न्यू ट्रेड रूट्स ट्रांसफॉर्म द सोशियो कल्चरल लाइफ ऑफ यूरोपियंस। जो ये नए ट्रेड रूट्स की डिस्कवरी हुई तो इससे सोशियो कल्चरल लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हुई यूरोपियंस की, आइए देखते हैं। सो एक्सपोजर टू न्यू कल्चर, जब ये लोग न्यू ट्रेड रूट्स पे गए तो इनको नए कल्चर्स देखने को मिले, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, जहाँ इनको नए तरीके के लोग दिखे जिनका कल्चर अलग था, लैंग्वेज अलग थी, नए आइडियाज़ थे, ये इनको सीखने को मिला एक तो वहाँ से। और इसके अलावा इनफ्लो ऑफ एग्जॉटिक गुड्स, जब यूरोपियंस लोग जब गए, यूरोपियंस गेन एक्सेस टू प्रीवियसली रेयर एंड एक्जोटिक गुड्स, इनको नई चीज़ें मिली जैसे स्पाइसेस हैं, कॉफ़ी है, टी है, चॉकलेट है, सिल्क है, पोर्सिलेन है, ये पोर्सिलेन होता है, ठीक है, तो ये एशिया में ही ये बनता है मोस्टली। तो ये चीज़ों का एक्सेस इनको मिल गया, ये आइटम एकदम लग्जरी का सिंबल मानी जाती थी। सो इनसे क्या है, उनकी सोशल लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई, उनका फैशन चेंज हो गया। अब लोगों में लग्जरी के आइटम होते थे तो लगता था भाई ये बंदा कोई अच्छे घर से आ रहा है, ठीक है। फिर है डाइटरी चेंजेस, यूरोपियंस की डाइट चेंज हो गई। जब ये लोग न्यू ट्रेड रूट्स ढूंढते हैं तो इनकी डाइट में पोटैटो, टमाटो, कॉर्न, शुगर जो अमेरिका का था वो यूरोपियन डाइट में शामिल हो गया। तो इससे क्या है कि मतलब उनकी डाइट में भी चेंज आ गए, ठीक है, और ये यूरोपियन क्विजीन का एक पार्ट बन गए जो पोटैटो, टमाटो, कॉर्न और शुगर है। फिर इसके बाद है इकोनॉमिक शिफ्ट एंड ग्रोथ ऑफ मर्चेंट क्लास। ट्रेड रूट्स बूस्टेड द यूरोपियन इकोनॉमी, ट्रेड रूट्स की वजह से यूरोप की इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिला क्योंकि फायदा ज़्यादा हो रहा था भाई। और इससे क्या होता है, एनरिचिंग मर्चेंट्स एंड लीडिंग टू द राइज ऑफ पावरफुल वेल्दी मर्चेंट क्लास। अब यूरोप में एक वेल्दी लोगों का क्लास राइज कर रहा था जो था मर्चेंट क्लास, जो बहुत ज़्यादा बड़े ट्रेडर्स थे, जिनका पैसा बहुत ज़्यादा था जिनके पास, तो इनका एक सोशल इन्फ्लुएंस भी था, ठीक है। तो भाई इनको भी लोगों ने अब मतलब एक वो रिस्पेक्ट देनी शुरू कर दी थी। पहले क्या फ्यूडल लॉर्ड्स जो होते थे ना उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट होती थी, अब ये जो मर्चेंट क्लास था इनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट होने लगी थी क्योंकि भाई पैसा बोलता है। स्प्रेड ऑफ आइडियाज़ एंड नॉलेज, इसका मतलब है कॉन्टैक्ट विद न्यू लैंड्स। अब जब ये यूरोपियंस लोग नई जगहों पर गए तो ये लोगों ने क्या करा, नई नई जगहों पे जब भी जाते हैं तो यूरोपियन स्कॉलर्स इंस्पायर्ड बाय द नेचुरल वर्ल्ड इन डिस्टेंट लैंड्स परस्यूड स्टडीज इन बोटनी। अब यूरोपियन स्कॉलर ने थोड़ा साइंस पढ़ना शुरू कर दिया, बोटनी को पढ़ा, मेडिसिन पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ी, एस्ट्रोनॉमी पढ़ी। तो लोगों ने जब अच्छे से पढ़ लिया तो अब इन लोगों ने क्या करा, बाहर जब ये जाते थे तो इनको फायदा मिलता था। जब इनके पास भाई साइंटिफिक नॉलेज आ गई तो अब ये बाहर की नई जगहों को भी अच्छे से समझ सकते थे, तो ये भी एक इफेक्ट है। फिर है रिलीजियस मिशनरी एक्टिविटीज, इसका मतलब क्या है, द कैथोलिक चर्च एंड अदर रिलीजियस ग्रुप्स सॉ एक्सपेंशन एज एन अपॉर्चुनिटी टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। जो कैथोलिक चर्च वाले लोग होते थे वो ये मानते थे कि जब ये हमारे जो मर्चेंट्स हैं, जो यूरोपियन ट्रेडर्स हैं, जब ये नई जगहों पर जाएंगे ना तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी क्रिश्चियनिटी को भी वहाँ पे स्प्रेड कर दें। लाइक दूसरे एरियाज में जब आप जाओगे उन लोगों को अगर नहीं पता क्रिश्चियनिटी के बारे में तो हम अपनी तरफ से कुछ बंदे भेजेंगे जिनको चर्च के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में नॉलेज होगी, और उनको मिशनरी कहा जाता था। तो जो मिशनरी लोग होते थे वो जाते थे न्यू एरियाज में, उनको मतलब क्रिश्चियनिटी की नॉलेज देते थे और वो पूरी कोशिश करते थे कि उनको इन्फ्लुएंस करके कन्वर्ट कर दें, क्रिश्चियन बना दें उनको। तो ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। शिफ्ट इन सोशल स्ट्रक्चर्स, सोसाइटी के अंदर भी चेंज आया। द वेल्थ फ्रॉम ओवरसीज कॉलोनीज अलाउड मोनार्कीज टू सेंट्रलाइज पावर। अब जो मोनार्क होते थे उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर आ गई क्योंकि ये वेल्थ बहुत ज़्यादा आ रही थी ट्रेड से। तो जो पहले सोसाइटी थी उसमें आपको पता होगा फ्यूडलिज्म था यूरोप में, तो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे वो ज़्यादा पावरफुल होते थे। लेकिन जब ये ट्रेड वगैरह ज़्यादा होने लगा तो मोनार्क के पास ज़्यादा पैसा आने लगा। एक टाइम आया कि ये फ्यूडल सोसाइटी एकदम चेंज हो गई और अब सेंट्रलाइज्ड एकदम मोनार्की बन गया। ज़्यादातर यूरोप का जो एरिया था वहाँ पे रूलर्स आ गए प्रॉपर, ठीक है, जो बहुत सेंट्रलाइज्ड होते थे, सारी पावर अपने पास ही रखते थे। ग्रोथ ऑफ स्लेव ट्रेड एंड एथिकल डिबेट्स, अब इसी टाइम पे स्लेव्स जो होते हैं उनका भी ट्रेड होने लगा बिकॉज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनीज एंड प्लांटेशन इंक्रीज द डिमांड फॉर लेबर। कॉलोनीज का मतलब होता है इन यूरोपियंस ने जब नई जगहों को देखा तो उनको समझ आया यार इस जगह के ऊपर हम अपना रोल करते हैं, इनके लोगों को भी यूज करेंगे, तो वहाँ पे क्या करेंगे हम, एग्रीकल्चर वगैरह, प्लांटेशन वगैरह, टी वगैरह होगी, कॉफ़ी हो गई, ये सब की प्लांटेशन करेंगे, तो उसके लिए अब लेबर भी चाहिए होगी। तो जो कॉलोनी बनाई है, जो बंदे पुअर हैं, जो लोग वीक हैं, उन्हीं की लेबर को यूज़ कर लो
और इस तरीके से स्लेव्स का ट्रेड होने लगा, अफ्रीका से ट्रेड बुलाए जाने लगे, मतलब जो स्लेव्स होते थे वो बुलाए जाने लगे। सो इससे होता क्या है कि एक एथिकल इशू क्रिएट हुआ कि ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है जो ये यूरोपियन लोग कर रहे हैं ना, लोगों को स्लेव बनाकर बेचना खरीदना और अपने फायदे के लिए काम करवाना, दिस इज नॉट गुड। तो ये एथिकल डिबेट का एक टॉपिक बन गया कि ये गलत है, दिस इज नॉट एथिकल कि आप किसी को स्लेव बना रहे हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, assess the impact of Christopher Columbus voyages on European colonial ambition। क्रिस्टोफर कोलंबस का आपको ये बताना है क्या इंपैक्ट पड़ता है, एसेस द इंपैक्ट ऑफ क्रिस्टोफर कोलंबस, जहां जहां ये जाता था इसका क्या इंपैक्ट पड़ा यूरोप के कॉलोनियल एम्बिशंस के ऊपर। तो आपको बता दूं, कोलंबस डिस्कवरी इज फंडामेंटल टू यूरोपियन एक्सपेंशन हिस्ट्री। यूरोप ने जहां जहां भी एक्सपेंशन करा है उसके लिए जो आपका क्रिस्टोफर कोलंबस है इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि इसने नई नई जगहों को ढूंढा था। ये भाई अपना सी वॉयजेस करता था, समुद्र में जाता था, तो ये बताता था कि इसी से इंस्पायर होके फिर और भी लोग आए। सबसे पहला है इनॉग्रेटेड यूरोपियन एक्सप्लोरेशन ऑफ द अमेरिकाज। हुआ क्या, कोलंबस अराइवल इन द कैरेबियन, कैरेबियन जो अमेरिका के ही आसपास के आइलैंड्स हैं, तो जब ये वहाँ पहुँचता है 1492 में, तो उस टाइम पे यूरोपियंस को पता चलता है कि ये जो अननोन जगह है हमारे वेस्ट में, यहाँ पर अमेरिका जैसा भी कुछ है। सो हिज डिस्कवरी स्पर्ड यूरोपियन पावर्स टू फंड एक्सपेडिशंस। तो यूरोपियंस में ना एकदम से वो आ गया कि हाँ भाई अब हम फंडिंग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजेंगे और न्यू न्यू ये जो जगहें हैं जो वेस्ट साइड में जो अमेरिका है, जो न्यू टेरिटरीज हैं, इसको एक्सप्लोर करेंगे। क्यों ये पता चला इनको, बिकॉज जब कोलंबस वहां पहुंचा इसी से इंस्पायर होके सभी के अंदर वो मन हुआ कि हाँ हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। फिर क्या एक राइवलरी हो गई, क्योंकि यूरोप में कोई एक कंट्री तो थी नहीं, वहां पे स्पेन है, पोर्चुगल है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, सभी के अंदर अभी ये आ गई फीलिंग कि हम वहां जाएंगे, सबसे पहले हम वहां के रिसोर्सेज को यूज करेंगे, हम वहां पे ट्रेड रूट्स पे कंट्रोल बनाएंगे। तो एक एक टाइम आया जिसको कहा जाता है द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। एक ऐसा टाइम आया जब सभी लोग लग गए, एकदम राइवलरी सी हो गई, फ्रांस वाले इंग्लैंड वालों से लड़ रहे हैं कि नहीं हम जाएंगे, हम वहां पे उसको कॉलोनी बनाएंगे। तो ठीक है, ये राइवलरी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी इस टाइम पे। फिर है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेनिश कॉलोनीज। इसी टाइम पे क्या हुआ कि जो स्पेन है उसने अपनी कॉलोनीज बनाना स्टार्ट कर दिया। स्पेन वाज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश अ लास्टिंग कॉलोनियल प्रेजेंस इन द अमेरिका। अमेरिका में सबसे पहले कॉलोनी बनाने वाला जो यूरोपियन देश था वो स्पेन था। वो वहां पे गया, वो अपनी पावर की वजह से वहां कॉलोनी बना पाया। वहां के लोग जो हैं उनके पास वेपन्स वगैरह ज्यादा थे नहीं, स्पेन के पास भाई वेपन भी थे, दिमाग भी था, तो उसने अपनी कॉलोनी बना ली वहां के लोगों को। हुआ क्या, दिस लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वास्ट स्पेनिश कॉलोनीज। बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनीज बनाई उसने अक्रॉस साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका, जो कि आप समझ सकते हो कितनी वेल्थ इसने वहां से जनरेट करी होगी। साउथ अमेरिका और आपका जो सेंट्रल अमेरिका है वो पूरा इसने अपनी अंडर में ले लिया था। शिफ्ट इन ट्रेड एंड इकोनॉमी। हुआ क्या, कोलंबस डिस्कवरी रीओरिएंटेड यूरोपियन ट्रेड, मूविंग इट अवे फ्रॉम मेडिटेरेनियन सेंटर्ड रूट्स टू अटलांटिक रूट्स। हुआ क्या, पहले यूरोप ज्यादातर जो ट्रूट मतलब जो ट्रेड करता था वो रूट होता था जो आपका मेडिटेरेनियन सी है उसके आसपास का रूट होता था। अब यूरोपियंस ने थोड़ा सा अटलांटिक का जो रूट होता है उसकी तरफ जाके भी ट्रेड करना शुरू कर दिया था। और इससे क्या है कि आपको कुछ नई चीजें भी मिलेंगी। ठीक है, गोल्ड है, सिल्वर है, और गोल्ड भी आपको पता है ना भाई अमेरिका साइड से ही ये सब चीजें आई थी। ठीक है, ये जब जाते हैं उस साइड अटलांटिक पार करके, सिल्वर है, शुगर है, और भी बहुत सारी वैल्यूएबल कमोडिटीज हैं। ये सब कब पता चला, जब ये लोगों ने ये कोलंबस वगैरह को देखा। फिर है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडिजीनियस पॉपुलेशन। कोलंबस एनकाउंटर सेट अ पैटर्न ऑफ एक्सप्लॉइटेशन एंड ऑपरेशन ऑफ इंडिजीनियस पीपल। इन लोगों ने क्या करा, जब ये न्यू जगहों पर गए, जैसे अमेरिका था फॉर एग्जांपल, तो वहाँ के जो लोग रहते थे ऑलरेडी उनको इंडिजीनियस लोग कहा जाता है। वो ना बहुत फ्रेंडली होते थे, उनको नहीं पता था कि क्या क्लेवरनेस होती है, कैसे ट्रेड होता है। वो लोग क्या करते थे, ट्रेड को एक तरीके से गिफ्ट समझते थे। तो इन लोगों ने ना उनका भोलेपन का बहुत फायदा उठाया और उनका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया। तो उनको ये समझ आ गया कि ये जो इंडिजीनियस लोग हैं ना, ये कुछ भी डिजर्व नहीं करते, सीधा जाओ इनको स्लेव बनाओ, इनके रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करो, अपना फायदा कमाओ, बस। तो इन्होंने नेटिव अमेरिकन को बहुत एक्सप्लॉइट किया, ये मान लो। और ये क्यों हुआ, क्योंकि कोलंबस ने उस एरिया को एक्सप्लोर किया और उसके बाद ये सारे पहुंच गए। इंस्पिरेशन फॉर अदर एक्सप्लोरर्स। तो कोलंबस के अलावा वास्को डिगामा, फर्दिनैंड मैगेलन
हर्नेन कोर्टस, ये कुछ और नाम है जो कि नए नए एक्सप्लोरर आए, इसी से इंस्पिरेशन ली कि हाँ यार जब कोलंबस जा सकता है और वो सक्सेसफुली वहाँ पे सब कुछ एक्सप्लोर करके आया तो हम भी जा सकते हैं। तो इन लोगों ने भी एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करा। जब ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सप्लोर करने लगे तो न्यू ट्रेड रूट्स मिले, नए नए रिसोर्सिस के बारे में पता चला, न्यू लैंड्स के बारे में पता चला। तो इससे क्या होता है, यूरोप का थोड़ा टेरिटोरियल एक्सटेंशन और बढ़ गया। इनको पता चला यार ये टेरिटरी है, यहाँ पे इतने लोग रहते हैं, ये जगह को एक्सप्लोर कर लिया है हमने, चलो इसको भी अपनी कॉलोनी बना लेते हैं। तो इन्होंने ऐसा ही किया था हर जगह पे, ठीक है। फिर है जस्टिफिकेशन फॉर कॉलोनाइजेशन एंड स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। अब ये जो लोग थे यूरोपियंस, इन्होंने ना इस चीज़ को जस्टिफाई भी किया कि हम अगर इनको कॉलोनी बना रहे हैं ना, और ये बहुत ज़रूरी है और ये सही है, क्योंकि ये लोग बिल्कुल सिविलाइज नहीं है, इनको कुछ नहीं पता कैसे रिसोर्सेज का यूज़ होता है। हम इनको सिविलाइज बनाएंगे, हम इनके रिसोर्सेज को सही से यूज़ करेंगे। तो इन्होंने इस चीज़ को जस्टिफाई कर दिया और इन्होंने क्रिश्चियनिटी को भी साथ साथ स्प्रेड कर दिया। बोला कि भाई हम इनको कन्वर्ट करेंगे, हम इनको पहले क्रिश्चियन बनाएंगे, इनको सिखाएंगे क्या होता है। मतलब इन्होंने एक एक्सक्यूज़ दे दिया, एक रीज़न दे दिया जो बिल्कुल गलत था। इसने इस चीज़ को जस्टिफाई कर दिया यूरोपियंस ने कि भाई हम जो कर रहे हैं वो हम अच्छे के लिए कर रहे हैं इनके। लास्टिंग सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट ऑन यूरोप एंड द अमेरिका, इसका मतलब है द वेल्थ एंड न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम द अमेरिका। जैसे कि अमेरिका से जो नए प्रोडक्ट आए, जैसे शुगर है और तंबाकू है, सिल्वर है, ट्रांसफॉर्म्ड यूरोपियन लाइफस्टाइल, इसका यूरोप के लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा, क्योंकि इन लोगों की लाइफ में ये सब चीज़ें आ गई थी, चाहे शुगर हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे तंबाकू हो, ठीक है। अब ये इन लोगों ने तो अमेरिका के नेटिव लोगों को दारू वगैरह, अल्कोहल वगैरह दी, उन लोगों ने बदले में इनको तंबाकू दे दिया। तो ये तंबाकू भी एक तरीके से यूरोप के लाइफस्टाइल का एक पार्ट बन गया, ठीक है। तो इनके कल्चरल में, मतलब इनके कल्चर में वो एक ये चीज़ें जुड़ गई इनके लाइफस्टाइल में, तो ये भी चेंजेस आते हैं, ओके। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारा ये जो वन शॉट वीडियो था ये एंड होता है। आप ये क्वेश्चन को करोगे तो मोस्टली चांसेस है यहीं से आपके पेपर में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपना फीडबैक लिखें, वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।